अध्याय 7 शक्ति और अनुभूति। सारी शक्ति अनुभूति का मामला है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके पास कितनी शक्ति है, महत्वपूर्ण तो यह है कि सामने वाले के हिसाब से आपके पास कितनी शक्ति है। मेरा एक अच्छा मित्र है, वह कभी करोड़ों डॉलर का मालिक था, लेकिन महामंदी में उसका सारा पैसा चला गया। वह हर क्षेत्र में कटौती करने के लिए विवश हुआ और उसे हैम्पटन्स का घर तथा अपनी बड़ी याट बेचनी पड़ी। लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। आज वह दोबारा उन्नति की राह पर है। वह खरीद रहा है, बेच रहा है, सौदेबाजी कर रहा है और एक कंपनी का विस्तार कर रहा है तथा दूसरी को बेच रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति अब भी उसे दौलतमंद मानता है, इसलिए वह भी ऐसा व्यवहार करता है मानो उसके पास वही आर्थिक दबदबा हो जो कुछ साल पहले था। अनुभूति ही सब कुछ है। अनुभूति का महत्व सौदेबाजी में प्रयुक्त शक्ति के प्रकारों पर लागू होता है, जैसा पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ और तरीके हैं जिससे अनुभूति की शक्ति सौदेबाजी को प्रभावित कर सकती है। अभाव की शक्ति। अक्सर लोग यह जानते ही नहीं हैं कि वे किसी प्रोडक्ट या सेवा को कितना ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, जब तक कि यह आशंका सामने नहीं आती कि वे उसे बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोई दुर्लभ चीज़ है जिसकी दूसरे लोगों को ज़रूरत या इच्छा है और जिसे वे तुरंत खरीदने को तैयार हैं, और इस अनुभूति से आपको किसी सौदेबाजी में उत्कृष्ट मोल भाव करने की शक्ति मिलती है। उदासीनता की शक्ति। आप सौदेबाजी में शांत और भावशून्य बनकर उदासीनता का नज़रिया प्रदर्शित करते हैं। इस तरह आप सामने वाले के मन में यह अनुभूति बना देते हैं कि आपको दरअसल इस बात की परवाह ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट खरीद या बेच पाते हैं अथवा नहीं। इसे अक्सर पोकर फेस यानी जुआरी का चेहरा कहा जाता है। जब आप टीवी पर पोकर चैंपियनों को देखते हैं तो आप गौर करेंगे कि पूरे खेल में उनका चेहरा शांत रहता है और वे लगभग उबे हुए नजर आते हैं। सामने वाला पक्ष सौदा करने का उत्सुक हो तो और भी अच्छा रहता है। अगर आप उदासीन हैं और सामने वाला उदासीन नहीं है तो आपको यकीनन बेहतर सौदा मिल जाएगा। साहस की शक्ति। सौदेबाजी में साहस दिखाने का तरीका यह है कि आप सौदेबाजी पर दृढ़ मुद्दा अपनाते हैं, एक स्पष्ट पेशकश या मांग करते हैं, सौदेबाजी की असफलता का जोखिम लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सौदेबाजी से उठकर दूर चले जाने की अपनी इच्छुकता दर्शाते हैं। जब सामने वाला पक्ष यह देखता है कि आपको अपनी पेशकश और प्रस्ताव पर पूरा विश्वास है तो इससे अक्सर वह दबाव में आ जाता है और आपको बेहतर भाव या शर्तें दे देता है। समर्पण की शक्ति। अगर सामने वाला पक्ष देखता है कि आप अनुबंध और सौदा पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो इससे सामने वाला मन ही मन आपको ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर में ब्रिटिश सेना के पास 80,000 सैनिक थे और आक्रमण से जूझने के लिए अच्छी रसद भी थी। दूसरी तरफ जापान की सेना छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद जापान ने सिंगापुर को ब्रिटेन से छीन लिया। जापान ने ब्रिटिश सेना को विश्वास दिला दिया कि वह विजय के प्रति इतना समर्पित था कि टापू को रौंद देगा और इस पर मौजूद हर व्यक्ति को मार डालेगा, जिनमें नागरिक शामिल थे। क्योंकि जापान पूरे मलेशिया को पहले ही रौंद चुके थे, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ था। इसलिए ब्रिटिश सेना ने सिंगापुर को रौंदने के उनके समर्पण पर शक नहीं कर सकती थी। जापान के संकल्प की इस अनुभूति की वजह से ब्रिटेन ने हथियार डाल दिए। ज्ञान और विशेषज्ञता की शक्ति। जो पक्ष सबसे ज़्यादा ज्ञान या विशेषज्ञता का एहसास दिलाता है उसके पास सौदेबाजी में ज़बरदस्त शक्ति होती है। यदि आप कोई जटिल या उन्नत प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पृष्ठभूमि के डाटा या प्रौद्योगिकी पर आपकी पकड़ से आप उस खरीदार से स्पष्ट रूप से लाभकारी स्थिति में रहते हैं जिसे उस प्रोडक्ट के बारे में कम ज्ञान है। एप्पल स्टोर संसार का सबसे सफल रिटेल व्यवसाय है। न्यूयॉर्क की टिफिन एंड कंपनी की औसत बिक्री लगभग $2,000 प्रति वर्ग फुट है, जबकि एप्पल स्टोर की औसत बिक्री $4,600 प्रति वर्ग फुट है। क्योंकि एप्पल स्टोर में काम करने वाले लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनके बारे में इतने ज़्यादा ज्ञानी होते हैं कि लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सैकड़ों हज़ारों डॉलर देते हैं जिन्हें खरीदने का उनका कोई इरादा नहीं था, और जब वे दरवाजे में से अंदर घुसे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि वे उन प्रोडक्ट को चाहते हैं। धन्यवाद।